What's up guys? I hope you are doing well. I am V. Welcome to Study Lover again. ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। जो सेक्शन सेकंड है वो देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट सेक्शन मैंने मॉर्निंग में अपलोड कर दिया है। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ये कंप्लीट वीडियो जो कवर करेगी वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ पे प्रोविजन दे रखे हैं कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है रिलेटेड टू जो हम ट्रेड करते हैं या फिर कॉमर्स या फिर इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन दूसरी कंट्री में जैसे कि यूएसए हो गया या फिर यूरोपियन यूनियन हो गया। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या प्रोविजन है इससे रिलेटेड ये कंप्लीट 3 पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कंक्लूजन में देखेंगे फिर क्या क्या इसके अलावा भी और सजेशन दिए जा सकते हैं आगे फ्यूचर के लिए। ओके, तो अभी ये डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। और एक बात और बताना चाहता हूँ, देखिए इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सारे गवर्नमेंट के एग्जामों के लिए, चाहे वो यूपीएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो। और खासकर जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैंकिंग में जैसे कि जितने भी सारे बैंकिंग के एग्जाम होते हैं और खासकर आरबीआई के लिए तो इसमें से डायरेक्ट मेंस के क्वेश्चन भी आते हैं निकल के। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे कुछ भी हो, चाहे इकोनॉमिक सर्वे तो आप लोगों को कवर करना ही करना पड़ेगा अगर अच्छे लेवल पे एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, खासकर गवर्नमेंट एग्जाम की। तो इस पे फोकस दे के चलिए अच्छे से। और वैसे भी यार अपनी इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से वर्क करती है, क्या क्या प्रोविजन है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कम से कम इतना पता होना चाहिए। इससे भी हमारे एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि खुद को आप एक इम्प्रूव वर्जन में पाएंगे। आपका कम से कम इतना आइडिया होना चाहिए कि हमारी कंट्री में चल क्या रहा है। ठीक है, अब तक तो हमने ट्रेड वगैरह से रिलेटेड एक्टिविटी देखी थी। अब उससे रिलेटेड जो लॉ एंड रेगुलेशन है, जो रूल बना रखे हैं किस तरीके से ट्रेड होना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पे जिक्र करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग में जीएसटी का जिक्र कर दिया है, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी बोलते हैं, जो कि 1 जुलाई से हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट होने जा रहा है। 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट होने जा रहा है ये। तो ये क्या है, ये एक तरीके का कंबाइंड टैक्स है। यहाँ पे सारे जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा और एक तरीके का पूरा टैक्स बन जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए आप बिस्किट लेने जा रहे हैं दुकान पे, तो जैसे ही बिस्किट लेने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, आप दुकान वाले को बोलते हैं बिस्किट दे दीजिए, तो मान लीजिए 15 रुपए का या 20 रुपए का कोई बिस्किट लिया, तो एक तरीके से उस बिस्किट में टैक्स भी इंक्लूड होता है। आपने इनडायरेक्ट वे में दुकानदार को दे दिया पर दुकानदार से वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा चैन के थ्रू। ठीक है ना, तो इस तरीके का जो टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है और हमारी कंट्री में मैक्सिमम इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स बहुत ही कम है। जिस तरीके से इनकम टैक्स वगैरह होते हैं, डायरेक्ट टैक्स वगैरह होते हैं, तो ये बहुत ही कम है। तो इनडायरेक्ट टैक्स इतने सारे होते हैं, उनको कंबाइन करके इस इनडायरेक्ट टैक्स को एक फाइनल डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बनाने की बात चल रही है। तो उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। उसके बाद में क्या होगा, वन वन टैक्स होगा, वन मार्केट होगी, और जब कंट्री एक है तो सारी चीजें एक ही होनी चाहिए। अब चाहे कोई स्टेट हो, चाहे कोई सेंटर हो, चाहे कोई विलेज हो, चाहे कोई सिटी हो, सब जगह एक ही तरीके का टैक्स लगेगा फिर। हालांकि इस टैक्स के अंदर भी कई सारे टैक्स है, वो हम लोगों ने न्यूज़पेपर के डिस्कशन में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जो द हिंदू का डिस्कशन सुनते हैं उनको मालूम होगी सारी बातें। तो यहाँ पे उतने डिटेल में अब चीजें नहीं जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेयर में वो पूरा टॉपिक हो जाएगा जीएसटी का, अगर उसको अभी डिस्कस करने बैठूंगा फिर। ठीक है, तो देखिए इसमें कई सारे टैक्स आते हैं। एक तो ऑक्ट्राय हो गया, ये एक तरीके से चुंगी बोलते हैं, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं एक शहर से दूसरे शहर में जाने में, एक गांव से दूसरे गांव में जाने में, या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में, स्टेट में, इस तरीके से लगता है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं ड्यूटी, मतलब ऑक्ट्राय ड्यूटी। इसको एंट्री टैक्स भी एक किसी तरीके का टैक्स होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंट्री लेने पे। और ये सेंट्रल सेल टैक्स, इसके बारे में मॉर्निंग में हम लोगों ने अच्छी खासा जिक्र किया ही है किस तरीके से वर्क कर रहा था ये। तो ये सारे टैक्स होते हैं, इस तरीके के टैक्सों को टैकल किया जाएगा। और काफी देखिए ये सारे टैक्स होते हैं, बर्डन होते हैं एक तरीके से ट्रेड में। अगर ट्रेड कहीं पे हो रहा है तो उसके बीच में बर्डन क्रिएट करते हैं, यहाँ से वहां सामान जाने में और वहां से कहीं और पे सामान जाने में। ये हमेशा एक तरीके का हर्डल और ट्रबल क्रिएट करते हैं। तो ये वस्तुओं को आवागमन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इनको एपीएमसी बोलते हैं। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी क्या करती है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आप लोग बोल सकते हैं किसानों के लिए। आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई किसान गन्ना उगाता है अपने खेत में, तो गन्ना उगाने के बाद में किसान तो गन्ना उगाता है खेतों में, फिर क्या करता है उसको उस पे मतलब एक तरीके से मील तक गन्ना पहुंच जाता है वो किसी न किसी तरीके से। तो मील तक जो गन्ना पहुंच जाता है फिर वहां से चीनी निकल के आती है। तो चीनी निकल के आती है, उसका भाव कुछ और होता है एज कम्पेयर टू गन्ने का भाव कुछ और होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर नॉर्मल सा एग्जांपल ले लीजिए, इसकी ज्यादा समझ में आएगा, आलू ले लीजिए। अगर आप आलू और प्याज कोई खेतों में लगा रहा है, वहां पे जो उसका प्राइस होता है उसको देखो, वहां 2 रुपए 3 रुपए एक किलो के भाव में वहां से खेतों से निकाला जाता है। पर लेकिन जैसे ही मार्केट में आके वो पहुंचता है, मार्केट तक मतलब कस्टमर तक पहुंचता है, तो कस्टमर तक पहुंचने के बाद में उसका जो प्राइस हो जाता है वो लगभग 20 25 30 40 तक पहुंच जाता है। और प्याज का तो आपने देखा होगा 100 100 150 150 भी पहुंचा है। तो इस तरीके की कंडीशन बन जाती है, तो ये सारा बिचौलियों की वजह से होता है। ठीक है,
और ये सारे बिचौलिए कहाँ बैठे होते हैं, ये सारे बिचौलिए यहाँ पे बैठे होते हैं एपीएमसी इसमें, कमेटी में, मंडियों में। तो इनको किस तरीके से टैकल किया जाए उसके ऊपर, मतलब ये भी सारे लॉ एंड रेगुलेशन के तहत ही आती हैं चीजें। तो करते क्या क्या है, इम्पैक्ट कहाँ कहाँ डालते हैं, एक तरीके से सबसे पहले यही बात होगी, प्रिवेंशन द इजी सेल, जो इजी आराम से सामान बेचा जा सकता है, जो एग्रीकल्चर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसको आराम से नहीं बेचने दिया जाता, ठीक है ना, ये अपने हिसाब से काम कराते हैं। दूसरा क्या करते हैं, एक तरीके से जो फार्मर को ज्यादा बेटर रिटर्न मिल सकता है, अगर मान लीजिए कोई ब्रेड है या कोई गेहूं वगैरह, ब्रेड बोल रहा हूँ क्यों, गेहूं वगैरह है, गेहूं वगैरह अगर किसी कंपनी को बेचा गया, ठीक है ना, वो कंपनी क्या करेगी, उससे ब्रेड वगैरह बनाएगी। तो अगर वो डायरेक्ट किसान से ले एज कम्पेयर टू बिचौलिया के, तो किसान को ज्यादा रिटर्न देगी, तो किसान की ज्यादा हाई इनकम होगी। तो वहां पे ज्यादा सोचना चाहिए एज कम्पेयर टू जो बिचौलिया लेके जाते हैं और फिर वहां पे कंपनियों को बेचते हैं। दूसरा क्या होता है, रिड्यूस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कई तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरीके से, जैसे फर्टिलाइजर होता है, जब एक किसान को पूरा रिटर्न नहीं मिलेगा तो वो किस तरीके से फर्टिलाइजर डालेगा अपने खेतों में, जब उसको पूरा रिटर्न नहीं मिलेगा तो किस तरीके से वो, मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किस तरीके से सिंचाई करेगा, इरिगेशन फैसिलिटी किस तरीके से प्रोवाइड कराएगा, जब उसके पास में, बंदे के पास में जब प्रॉपर वे में एक रिसोर्स ही नहीं है, तो किस तरीके से प्रोड्यूस करेगा वो आगे चल के, ठीक है ना। तो देखिए ये होता है डिमांड एंड सप्लाई वाला फंडा, जितनी ज्यादा आप लोगों के पास में, मतलब मार्केट में डिमांड रहेगी तो सप्लाई भी उसी तरीके से मिलेगी, पर सप्लाई तो तब जाएगी ना जब कहीं पे प्रोड्यूस हो रही हो, अगर प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है तो किस तरीके से, तो पूरी चेन खराब हो जाएगी, तो अगर वो चेन खराब हो जाएगी तो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए तो सबसे ज्यादा फार्मर पे फोकस किया गया, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं उन्होंने भी डिक्लेयर किया था अभी कि क्या, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी डिक्लेयर किया था कि फार्मरों की इनकम किसी न किसी तरीके से डबल करनी है। तो वो इसीलिए डबल करनी है, अगर फार्मर की इनकम डबल हो गई तो हमारा ग्रोथ रेट भी डबल हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीज एक हायरार्की में चलती है, एक चैन में मिलकर चलती है। ओके, अब यहाँ पे दो तरीके के प्रोविजन दे रखे हैं, एक तरीके का तो प्रोविजन दे रखा है कि किस तरीके से इंडियन मार्केट वर्क करती है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अरेंजमेंट है इंडियन मार्केट के वर्क करने की। दूसरा देख, तीन प्रोविजन और दे रखे हैं, किस तरीके से, मतलब ये तीन प्रोविजन आप लोग बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, एक तरीके से फेडरल, फेडरल जो कंट्री है सच है यूनाइटेड स्टेट किस तरीके से वर्क करती है उसके बारे में बताया गया है। फिर दूसरा यूरोपियन यूनियन के बारे में, जिसमें यूरोपियन यूनियन क्या है, ये 28 देशों का समूह है, अभी यहाँ से यूके बाहर निकलने वाला है, तब 27 रह जाएंगे। तो ये किस तरीके से काम करता है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे 29 स्टेट है, अगर हम कंपेयर करें एक स्टेट के साथ में एक कंट्री का यूके की, तो उस तरीके से आप लोग देख सकते हैं एक यूरोपियन यूनियन को भी आप एज ए कंट्री के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि इनका खुद का देखिए फॉरेन रिलेशन होता है, इनकी खुद के सिक्योरिटी से चीजें बनाई जाती हैं, खुद की इनकी करेंसी है, खुद के इनके बैंक है, तो इसको भी आप एज ए कंट्री ट्रीट कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन को, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाता है। इसके बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे आगे चल के किस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, चीजों को, बिजनेस को सहूलियत कराने में, मतलब एक तरीके से इजी फील कराने में, बिजनेस किस तरीके से आराम से हुआ है, किस तरीके से इसके प्रोविजन बनाए गए हैं ताकि कंट्री के बीच में ट्रेड आराम से हो सके। तो फिर हम इसको देखेंगे, तो इस तरीके से अब आगे चैप्टर चलेगा हमारा ये। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो प्रोविजन दे रखे हैं वो यहाँ से को आर्टिकल 301 से 304 के बारे में डिस्कस किया गया है, ये कंप्लीटली इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोविजन है आर्टिकल 301 से 304 तक कौन से पार्ट में आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आते हैं, तो पार्ट 13 में कॉन्स्टिट्यूशन के आते हैं ये, ठीक है। टोटल कितने पार्ट होते हैं, चलिए ये बताइए आप लोग, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने पार्ट होते हैं और कितने शेड्यूल्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कितने पार्ट होते हैं, ये आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जिक्र करेंगे, देखिए यहाँ पे मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, प्रोविजन एंड द जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से क्या क्या प्रोविजन है हमारे यहाँ पे, तो वो सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका आंसर जरूर दीजिएगा ये जो मैंने पूछा है क्वेश्चन, क्योंकि ये कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, जब न्यूज़पेपर का हम लोग डिस्कशन करते हैं, और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था मैंने एक दिन ये सारी चीजें, ठीक है। तो अभी जो प्रोविजन देखेंगे हम यहाँ पे प्रोविजन देखेंगे और जूरिस्प्रूडेंस देखेंगे। तो प्रोविजन क्या क्या है, और ये एक तरीके से जूरिस्प्रूडेंस आप लोग बोल सकते हैं क्या क्या यहाँ पे एक सिचुएशन है, क्या क्या मतलब एक तरीके से इसका मतलब होता है क्या क्या व्यवस्था है, यहाँ पे व्यवस्था आप लोग बोल सकते हैं इसे, ठीक है। न्याय शास्त्र बोलते हैं इसे हिंदी में अगर देखा जाए, तो व्यवस्था आप लोग बोल सकते हैं क्या क्या व्यवस्था प्रोवाइड करा रखी है वो सब काम करने के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल 301 में देखिए क्या बोला गया है, 301, 302, 303, 304, तो इस तरीके से चारों आर्टिकल के बारे में बताया। तो आर्टिकल 301 में क्या दे रखा है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंडिया मस्ट हैव ए कॉमन मार्केट, तो एक कॉमन मार्केट होनी चाहिए इंडिया में, ठीक है। तो ये प्रोविजन आप लोगों को थोड़ा याद भी रखना है, क्योंकि आगे चल के ये प्रोविजन जब कंपेयर किए जाएंगे थोड़ा डब्ल्यूटीओ के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कंपेयर किए जाएंगे, तो तब आप लोगों को समझ में चीजें तभी आएंगी जब आप ये प्रोविजन क्लियर करके चले, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बोल रखा है। आर्टिकल 301 में बोला है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट इंडिया मस्ट बी ए कॉमन मार्केट। एक कॉमन मार्केट होनी चाहिए, कोई भी ज्यादा हर्डल नहीं होने चाहिए। एक कहीं से कहीं पे अगर कोई सामान हम लोगों को भेजना है, मान लीजिए कहीं से यूपी से कोई हमको सामान भेजना है, कहाँ पे हमको भेजना है, गुजरात में, तो उसको आराम से भेजा जा सके, ठीक है, कोई टेंशन ना हो, बीच में कोई हर्डल ज्यादा ना हो, जिस तरीके से ट्रकों की लाइन लगी रहती है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, पर लेकिन उतने लेवल पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा देखिए क्या है, आर्टिकल 302 में लिखा गया पार्लियामेंट के पास में पावर है, देखिए रिस्ट्रिक्ट करने की, थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट फ्री ट्रेड किसके बेस पे? पब्लिक के इंटरेस्ट में। पब्लिक के इंटरेस्ट में कैसे? मान लीजिए ऐसे ले लीजिए, एग्जांपल लेते हैं इसका, मान लीजिए जैसे जम्मू और कश्मीर का एग्जांपल लेते हैं। चले, जम्मू और कश्मीर पे कई सारे प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं, इसलिए एग्जांपल जो लेते हैं मध्य प्रदेश का ले लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में मान लीजिए टमाटर हो रहे हैं, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में टमाटो या आलू वगैरह उगाए जाते हैं। तो वहां पे इतने ज्यादा नहीं उगाए जा रहे हैं जितना कि वो एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है, वहां पे ओनली इतने उगाए जा रहे हैं कि ताकि वो अपने आप खा सके ओनली। अगर वहां से उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो जम्मू जो मतलब मध्य प्रदेश वाली जो मध्य प्रदेश वाले सिटीजन है हमारी कंट्री के, तो उनको ढंग से खाना नहीं मिल पाएगा, उनको ढंग से प्याज और आलू ये वगैरह टमाटर वगैरह नहीं मिल पाएंगे। तो इस ना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है कि मध्य प्रदेश से कोई भी अब बाहर में ना तो आलू जाएगा, ना प्याज जाएगी, ना टमाटर जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी खुद की पूर्ति नहीं हो रही है, तो एक्सपोर्ट करने का मतलब ही नहीं होता है। एक्सपोर्ट इसलिए एक्सपोर्ट करने के फायदे में थोड़ी ना कि फायदा फायदा देखा जाएगा और खुद की जनता को सामान नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पार्लियामेंट लगा सकती है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। इसके बाद में देखिए आर्टिकल 303A की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये बोला है मोस्ट फेवरेट, जैसे कि जिस तरीके से मोस्ट फेवरेट नेशन का वो खिताब दिया जाता है, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को दे रखा है। ये क्या होता है, एक तरीके से अगर कोई भी सामान किसी कंट्री से यहाँ पे आ रहा है, तो उसके हम क्या करेंगे, उसको गलत तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, मतलब ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे अपना ही सामान है, बाहर के सामानों को अलग ट्रीटमेंट नहीं देंगे। यही एक फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट और स्टेट के बीच में दोनों बात चल रही है। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सामान जाएगा, तो यहाँ पे वो बोला जा रहा है उस सामान को अलग तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा, उसको अलग तरीके का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। तो बात ये बोली गई है यहाँ पे, ठीक है। और आर्टिकल 304 के ए में क्या बात बोली गई है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई भी सामान यहाँ से भेजा जा रहा है, इधर उधर बेचा जा रहा है, तो उसको नेशनल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये स्टेटों के बीच में थी अब तक बात कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, अगर किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट में जा रहा है तो उसको नेशनल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये नहीं कि ये तो छत्तीसगढ़ से आया और ये तो महाराष्ट्र से आया, इसको गलत समझो, ये तमिलनाडु से आया इसको अच्छा समझो, और केरला से आया तो बेकार समझो, ऐसा कुछ नहीं देखना है। तो उसको नेशनल ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि ये हमारी कंट्री का प्रोडक्ट है, उसको इसी तरीके से समझा जाएगा, ठीक है। और कोई भी एक्स्ट्रा तरीके का ये नहीं है कि एक स्टेट से सामान दूसरे स्टेट में जा रहा है तो पहले स्टेट वाले पे टैक्स लगा दिया उठा के, तो ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ताकि एक फ्री ट्रेड बना रहे आराम से। और देखिए आर्टिकल 304 बी में क्या बोला गया है। आर्टिकल 304 बी में बोला गया है कि स्टेट जो लेजिस्लेचर है उसके पास में भी पावर है रिस्ट्रिक्शन लगाने की। तो एक तो ये रिस्ट्रिक्शन हो गई यहाँ पे, एक आप लोगों ने अभी ऊपर रिस्ट्रिक्शन पढ़ी है, ये वाली रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 302 में थी पार्लियामेंट की रिस्ट्रिक्शन, पर ये वाली आर्टिकल 304 बी में है स्टेट की रिस्ट्रिक्शन। और देखिए ये चीजें कुछ इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अब की बार जो होने जा रहा है ये जीएसटी इंप्लीमेंट होने जा रहा है, तो जीएसटी जिस तरीके से इंप्लीमेंट होने जा रहा है उस तरीके से भी ये इस तरीके के आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को फोकस देके चलना है इसलिए भी। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, ये यही बात बोली गई कि स्टेट भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अब दोनों में थोड़ा कंपेयर किया गया है। अब ये क्या बोल रहे हैं, देखिए अगर आर्टिकल 304 बी को देखा जाए और 302 को देखा जाए तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये आप लोगों को अभी बताया मैंने, स्टेट लगाएगा 302 लगाएगा कौन, पार्लियामेंट लगाएगी। पर लेकिन यहाँ पे जो फर्क है दोनों में अगर देखा जाए तो जरा सा फर्क है। यहाँ पे जो स्टेट लगाएगा वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि मतलब एक तरीके से पब्लिक के इंटरेस्ट में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है पब्लिक का इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, ठीक है। पर पार्लियामेंट किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है, पार्लियामेंट किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है, यहाँ पे ओनली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। आप लोगों को दोनों में कंफ्यूजन नहीं बनाना है, ठीक है। अब देखिए क्या बोले हैं, अगर स्टेट को देखा जाए जो इंपोज करता है वो रिस्ट्रिक्शन वो किस किस चीज पे कर सकता है। तीन तरीके की लिस्ट होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो होती है सेंट्रल लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, और तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में सेंटर जितने भी प्रोडक्ट इसमें रखे गए हैं, जैसे कम्युनिकेशन डिफेंस से रिलेटेड हो गया, कोई भी हो गया, इंटरनेशनल व्यापार हो गया, तो वो सारी चीजें इसमें रखी गई है। तो यहाँ पे ओनली सेंटर अपना बैन इंपोज कर सकता है, सेंटर इससे रिलेटेड रूल और रेगुलेशन बना सकता है। इसी तरीके से स्टेट हो गया, इससे लैंड वाला कॉन्सेप्ट स्टेट के बीच में आता है, और भी कई सारे जो
स्टेट के अंडर में आता है तो स्टेट उस पर बना सकता है, कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेट जो है दो पे वर्क कर सकता है, एक तो स्टेट वाले सब्जेक्ट पे और दूसरा कॉन्करेंट वाले सब्जेक्ट पे, ठीक है ना। इन तीनों लिस्ट के हिसाब से जो कि एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे वर्क कर सकता है, सेंटर कहाँ पे कर सकता है और स्टेट कहाँ पे कर सकता है। और ये देखिए सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए इंप्लीमेंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखिए कॉन्करेंट लिस्ट दोनों की है, तो दोनों ही वहां पे पावर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ड्यूटी डिवाइड की गई है, सेपरेट नहीं किया गया एक दूसरे को यहाँ से। ओके, अब जो जो हमने पढ़ा है उसका थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले तो यही बोला है कि स्टेट के और सेंटर के हाथ में पावर है कि रिस्ट्रिक्शन किसी न किसी तरीके से इंपोज कर सकते हैं जो पब्लिक के फेवर में हो। अब देखिए ये पार्ट 13 में है, ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, तो इसको याद रखिएगा कि पार्ट 13 में है ये, ठीक है ना। तो पार्ट 13 में एक तरीके से हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक केस दिया गया है, ये केस क्या है, श्री महावीर ऑयल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ये केस निकल के आया था। तो ये केस क्या निकल के आया था, ऑयल मिल से रिलेटेड केस था। तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि जम्मू और कश्मीर में जनरल टैक्स लगाने की बात चल रही थी 1962 में। तो क्या बात चल रही थी कि जो ईडेबल ऑयल होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, तो उसके ऊपर से टैक्स को हटाने की बात चल रही थी। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर से टैक्स हटा दिया था। टैक्स क्यों हटा दिया था, ताकि यहाँ पे जो लोकल जो प्रोड्यूसर हैं ऑयल वाले उनको नुकसान ना हो सके ज्यादा, ठीक है ना। तो उसके ऊपर टैक्स हटा दिया लोकल वालों के लिए ओनली, ठीक है। पर लेकिन जो बाहर से स्टेट में से यहाँ पे आके ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं या ऑयल बेच रहे हैं यहाँ पे आके, उन पे 4% से बढ़ा के 8% कर दिया था, ठीक है। पर लेकिन जब इसको फिर से चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन को कि ये तो एक तरीके से फ्री ट्रेड का हनन किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फ्री ट्रेड का हनन नहीं किया जा रहा है। पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके से एक तरीके का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है पार्ट 13 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि जो लोकल यहाँ पे प्रोड्यूसर है उनका इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, वरना कल को तो क्या होगा, अगर इनका इंटरेस्ट सेव नहीं किया जाएगा तो कल को तो जो लोकल प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे और अपनी फैक्ट्री और अपना सारा सामान बंद हो जाएगा, तो स्टेट को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोलते हुए जो चैलेंज किया गया था इनके खिलाफ उनको कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो पार्ट 13 के हिसाब से ये इसके अंदर में आता है बार बार पार्ट 3 याद आ रहा है, तो 13 याद रखिए इसको, ठीक है ना। 13 में आता है, तो आर्टिकल 3 यहाँ पे आर्टिकल 301 से लेके कहां तक आ रहे हैं, 307 तक आते हैं। बस आपको 301 से लेके 304 तक तो कम से कम याद रखना ही है, ठीक है। तो इतना तो कम से कम आप लोगों को याद रख के चलना है। ओके, अब यहाँ पे जो हमारी कंट्री के प्रोविजन है, जो हमारी कंट्री में जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो रेगुलेशन दे रखी है उनको कंपेयर किया गया है किस किस के साथ में, एक तो यूनाइटेड स्टेट के साथ में कंपेयर किया गया है और दूसरा यूरोपियन यूनियन के साथ में कंपेयर किया गया है। देखिए यूनाइटेड स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन रखे गए हैं कि किस तरीके से अगर ट्रेड और कॉमर्स हो रहा है किस तरीके से उसको रेगुलेट करना है, उसमें भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्रोविजन रखे गए हैं, ठीक है ना। फॉरेन नेशन के साथ में या अमंग द सेवरल स्टेट के साथ में किस तरीके से उसको रेगुलेट करना है। और अगर कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम आती है कि जो मतलब जो हैम्पर करता है, मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है फ्री ट्रेड में, तो रेगुलेट किया जाता है उस स्टेट को, कॉन्स्टिट्यूशनली रेगुलेट किया जाता है, बाढ़ किया जाता है कि कोई भी जो रेगुलेशन है फ्री ट्रेड उस पर इंपैक्ट ना डाले। सीधा सीधा मतलब ये है कि फ्री ट्रेड को इंप्लीमेंट करने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आप लोगों को याद रखना है। मास्टर्स ट्रीटी के नाम याद आप लोगों को रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा न्यूज में है जब से लेके ब्रेग्जिट हुआ है। ब्रेग्जिट मतलब यूके जो कंट्री है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो रही है, उसको ब्रेग्जिट बोलते हैं। तो तब से ब्रेग्जिट होने की बात चल रही है, तब से आप लोगों को इस ट्रीटी का नाम याद रखना है। इसके तहत एक कॉमन मार्केट बनाया गया था, ठीक है ना। तो एक कॉमन मार्केट बनाया गया था, इसी के तहत यहाँ पे क्या होता था, फॉर फ्रीडम बोला गया था, जो कि हमने मॉर्निंग वाले आर्टिकल में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या बोला गया था कि गुड्स आराम से इधर उधर जा सकते हैं, सामान सर्विसेज भी एक दूसरे को प्रोवाइड करा सकते हैं, कैपिटल जो भी गुड्स होता है मशीन वगैरह या फिर कुछ भी पैसे वगैरह इधर उधर जा सकते हैं, या फिर आदमी भी इधर उधर जा सकते हैं। तो इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो कि यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्री है, 28 कंट्री है, तो उनके बीच में आराम से घूम फिर सकते हैं, एक दूसरे के यहाँ पे जा आ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर लेकिन अगर यूएसए को कंपेयर और यूरोपियन यूनियन को कंपेयर किया जाए इंडिया के साथ में, तो डिफरेंस निकल के आता है। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, अगर यूएसए को देखा जाए, हम लोग यूएसए में 50 स्टेट है आज की डेट में, वो 50 स्टेट एक साथ आके मिले हैं तब जाके यूएसए बना है। यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्री है, 28 कंट्री एक साथ आके मिली है तब जाके यूरोपियन यूनियन बना है। पर इस तरीके की कंडीशन इंडिया में नहीं है।
इंडिया में हम ऐसा नहीं कह सकते, यहाँ पे इनके पास में पावर है, ये कंट्री बाहर निकल सकती है 28 की 28 अलग अलग रह सकते हैं, जिस दिन चाहे यूरोपियन यूनियन खत्म हो सकता है। इसी तरीके का कुछ कुछ प्रोविजन यूएसए में है। ये यहाँ पे अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पे जो स्टेट है उनका अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, तो वहां पे दो दो सिटीजनशिप चलती है, तो वहां पे सब कुछ अलग है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में हमारे यहाँ पे एक ही सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ पे जो इंडियन का सिटीजनशिप है वो हर एक स्टेट का सिटीजनशिप होगा, और वो किसी भी स्टेट में कहीं भी टहल सकता है, कहीं पे भी जाके एंजॉय कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो हिस्टोरिकली अगर इंडिया को इनके साथ में कंपेयर किया जाए यूएसए के साथ में, तो इनके साथ में हमारा तालमेल नहीं बैठता है। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रहने का तरीका है, हमारी जो कंट्री के लोग हैं, हमारे जो हेट्रोजीनियस सोसाइटी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है यूरोपियन यूनियन और यूएसए से। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। तो हमारे यहाँ पे जो ट्रेड है वो मोर रेगुलेटेड है, हमारे यहाँ पे जो ट्रेड है वो अलग तरीके से होता है, हमारे यहाँ पे इंटरनल ट्रेड बहुत ज्यादा है अगर देखा जाए तो एक तरीके से। ओके, तो ये बातें यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो इस वाले पॉइंट में यहाँ पे जो पॉइंट 4 है, इसमें क्या किया जा रहा है, दोनों के बीच में कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है। कंपेयर जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता हूँ। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ऑफिशियली ये कब आया था, 1 जनवरी 1995 से ये ऑफिशियली, अब तो आप बोल सकते हैं कि ये ऑफिशियली मतलब एक तरीके से आ गया था। इसकी जो प्रोविजन है वो इम्प्लीमेंट करने के हिसाब से चलने लगे थे। इससे पहले जो था, इससे पहले इसको गाट बोला जाता था, GATT। ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ एंड द ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ एंड द ट्रेड। पर लेकिन इसका नाम चेंज करके, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में भी, एसएससी में भी और बैंकिंग में भी। इसका नाम चेंज करके फिर क्या कर दिया गया था, इसका नाम चेंज करके फिर डब्ल्यूटीओ कर दिया। तो डब्ल्यूटीओ कब किया गया, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये डब्ल्यूटीओ किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों के लिए चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और अभी जो इसके हेड है, डायरेक्टर हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी बताइएगा। ठीक है ना, डीए कहाँ के रहने वाले हैं और उनका नाम क्या है। ये आप लोगों के लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए। अभी हम आगे चल के देख लेते हैं। देखिए आज की डेट में इसमें जो कंट्री है वो 164 कंट्री है। ठीक है, जो यहाँ पे कंट्री है वो 164 कंट्री है। चलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है वो। अभी जो नई 2 कंट्री ऐड हुई है, उन 2 कंट्री के नाम बता रहा हूँ आप लोगों को। एक तो अभी लाइबेरिया ऐड हुई है, ये यहाँ पे पड़ता है, ये यहाँ पे पड़ता है ये कंट्री। ठीक है ना, कंट्री का नाम क्या है, LIBERIA। ठीक है ना, तो ये कंट्री अभी ऐड हुई है, ये कंट्री थी 163rd कंट्री। और अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोगों को याद ही होनी चाहिए, अफगानिस्तान जो ऐड हुई है WTO में, ये है 164th कंट्री। ये 29 जुलाई 2016 में ऐड हुई है। तो ये 24th कंट्री है जो अफगानिस्तान ऐड हुई है, कम से कम इसका तो नाम याद रखिए ही रखिएगा। तो आज की डेट में 164 कंट्री है WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कम से कम। तो अभी 164 कंट्री हो गई है। तो यहाँ पे जो कंपेयर किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि देखिए सारी कंट्री की इनकम लेवल डिफरेंट है, सारी कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट है। कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे नॉन डेमोक्रेसी है, तो कहीं पे अलग ही तरीके की डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ पे क्या बोला है कि जो रिचेस्ट कंट्री है, अगर उनका देखा जाए वो 60 टाइम्स ज्यादा रिचेस्ट है पुअर कंट्रियों से। ठीक है, तो इतनी ज्यादा अमीर कंट्री भी है यहाँ पे। पर लेकिन अगर डेमोक्रेसी के बेस पे देखा जाए, यूएसए, यूरोपियन यूनियन डेमोक्रेसी है, नॉन डेमोक्रेसी कंट्री क्या हो गई, ये चाइना हो गई। अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया तो बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक एक स्टेट डेमोक्रेट है यहाँ पे, अलग अलग स्टेट का भी अलग तरीके से इलेक्शन होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कंप्लीट डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कंपेयर करने को बोला जाए WTO के प्रोविजन को और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को किसी भी कंट्री के, तो वो कंपेयर करने लायक नहीं बैठते हैं इस हिसाब से। ठीक है ना, तो दोनों बिल्कुल एक तरीके से अपोजिट है, उनका कंपेयर किया ही नहीं जा सकता है। तो ये बात बोली गई है यहाँ पे। ओके, तो अब वो जब वो कंपेयर नहीं हो सकता, तो फिर कंपेयर क्या किया जाना चाहिए, कंपेयर किया जाना चाहिए रूल रेगुलेशन वगैरह बना रखे हैं उनको। तो इनमें से सबसे पहले किसका जिक्र कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले मोस्ट फेवरेट नेशन वाला। जो मोस्ट फेवरेट नेशन मतलब किसी भी नेशन के, एक तरीके से नेशन का स्टेट दे दिया गया अगर उसको, तो उसका जो कोई प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा तो उसका एक तरीके से गलत ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा उसके प्रोडक्ट का। मान लीजिए वहां से साबुन आ रहे हैं यहाँ पे बिकने, यहाँ पे वहां जा रहे हैं बिकने, तो उनके साथ में गलत ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके का प्रोविजन WTO में भी है, दोनों में इस तरीके का। जो की डिफरेंस यहाँ पे बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या है, कि किसी को भी एंटी प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी नहीं अपनानी है। ठीक है ना, ये एंटी प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी नहीं अपनानी है, एक तरीके से फ्रीडम रखना है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बोला, जैसे आर्टिकल 302 और आर्टिकल 302B के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था अभी, मैंने उनको कंपेयर भी किया था अभी, कि किसके पास में कितनी कितनी पावर है रिस्ट्रिक्शन लगाने की। तो उसको जो आर्टिकल XX मतलब 20, जो हमारा, जिसको गाट बोला था मैंने, जिसको बोला था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड द ट्रेड, जिसके बाद में इसको WTO चेंज कर दिया गया था। तो जो इसके आर्टिकल है उनके साथ में इसको थोड़ा सा कंपेयर किया गया, यहाँ पे इसके बारे में जिक्र किया गया कंप्लीट। ओके,
अब ये WTO के प्रोविजन दे रखे हैं आर्टिकल 20 के, तो इनको इतना ज्यादा याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा चीजों को इनको देख लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे पब्लिक को प्रोटेक्ट करना है, किसी भी तरीके से किसी पब्लिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, जैसे नेसेसरी प्रोटेक्शन फॉर द ह्यूमन, एनिमल एंड द प्लांट की लाइफ को, तो ये सब चीजें दे रखी है। कोई अगर प्रेजेंट कर लिया लेबर को तो वो उसको उससे रिलेटेड चीजें हो गई, कॉपीराइट से रिलेटेड चीजें हो गई, हिस्टोरिकल कुछ चीजें, तो इनको बस एक बार देख लेना, कोई ज्यादा इन पे फोकस नहीं देना है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन वाले प्रोविजन रखना है इनको, वरना कोई नहीं पूछने वाला है। अब थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे देख लीजिए, ये ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। दो दो स्ट्राइकिंग डिफरेंस बोले गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोविजन है उसमें बोला क्या गया है। फर्स्ट जो है वो एक तरीके से डिपार्चर के रिलेटेड बोला गया है, कॉमन मार्केट से रिलेटेड जो स्पेसिफिकली चीजें डिस्क्राइब की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इतने स्पेसिफिकली और क्लियरली नहीं डिस्क्राइब की गई हैं जितनी की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन की गई है, ठीक है। क्योंकि यार देखिए यहाँ पे बहुत सारी वर्ल्ड की कंट्री है, अगर यहाँ पे ढंग से डिफाइन नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे ज्यादा प्रॉपर तरीके से डिफाइन किए, यहाँ पे अलग इकोनॉमी है, सारी अलग डेमोक्रेसी है, अलग लोगों की भाषाएं हैं, सब अलग अलग तरीके के रिलीजन के आदमी है, तो वहाँ पे ज्यादा चीजों को प्रॉपर वे में डिफाइन करना है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन में रेफर किया गया है वो ज्यादातर पब्लिक इंटरेस्ट के फोकस में रेफर किया गया, पर यहाँ पे कंट्री के इंटरेस्ट में और सारे ह्यूमन बीइंग के इंटरेस्ट को फोकस करके चला गया है। पर लेकिन देखा जाएगा अगर क्राइटेरिया रखा जाए यहाँ पे डिपार्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। जो डिपार्चर की बात की गई जस्टिफाइड है, मतलब डिपार्चर किसी भी प्रोडक्ट का तभी होना चाहिए अगर वो जहाँ पे है वहाँ का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तभी। अगर जहाँ पे टमाटर जहाँ के हैं, अगर मान लीजिए टमाटर दिल्ली में उगाए जा रहे हैं, तो जब दिल्ली के आदमी उसको उससे मतलब उनका पेट भर जाएगा, उनको अवेलेबल है, तभी उसका आप लोगों को एक्सपोर्ट करना है। तो इस तरीके की बातें बोली गई हैं। तो पहले बेसिक किसका ख्याल रखना है, बेसिक उसका ख्याल रखना है जो कोई उसको उगा रहा है, ठीक है ना, तो तब किसी भी प्रोडक्ट का डिपार्चर करना है। इसके अलावा WTO के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, देख किसी भी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है किसी के भी प्रोडक्ट को, चाहे वो किसी का भी प्रोडक्ट हो, जब तक कि वो एंटी डंपिंग पे ना उतर आए। एंटी डंपिंग मतलब अपनी कंट्री में अगर कोई प्रोडक्ट उसने 4 रुपए का बेचना है और हमारी कंट्री में आके उसको 2 रुपए का बेच रहा है, तो इसको एंटी डंपिंग बोलते हैं। अपने में 4 का बेच रहा है, हमारे में 2 का बेच रहा है, तब तक ये इस बदतमीजी पे ना उतर जाए, तब तक कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ठीक है। और किसी भी तरीके की प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी नहीं अपनानी है, मतलब अपनी जो इंडस्ट्री है, मान लीजिए हमारी इंडस्ट्री किसी प्रोडक्ट को 4 रुपए का बेच रही है, बाहर वाली 4 रुपए का बेच रही है, तो यहाँ पे उठा के 2 रुपए की सब्सिडी दे दो, इनको फायदा हो रहा है, तो इनको चाहे इनका रेट कम करवा दो, यहाँ पे फिर 2 रुपए में बिचवा दो। तो अपनी कंट्री को कोई भी किसी तरह का प्रोटेक्शनिज्म भी नहीं दिखलाना है, ठीक है। इसके अलावा कंक्लूजन में तो वही बातें बोली गई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम पे बहुत सारी एंजाइटी थी, किस तरीके से फ्री ट्रेड होगा, किस तरीके से सॉवरेनिटी बनी रहेगी, सब एक साथ मिलके भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, इंटीग्रिटी किस तरीके से रहेगी। पर लेकिन आज 70 साल के बाद में वो सब चीजें साइड में हो गई है। अब हम अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी निकल के आ रहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोगों को GST में देखने को मिला, जिस तरीके से GST सब स्टेटों ने मिलकर पास किया है, वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, वरना ऐसे एग्जाम्पल देखने को कहाँ मिलते हैं आज की डेट में, ठीक है। और इसके अलावा भी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को आगे आने वाले टाइम में जो भी प्रॉब्लम आती है उन सबको फेस करते हुए आगे बढ़ना है हम लोगों को, और कॉन्स्टिट्यूशन को और इंटीग्रेशन की तरीके से यूज करना है हमको। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को लाइव एंटिटी भी बोला जाता है, लाइव एंटिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है यहाँ पे चीजें, टाइम के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है वो पता लगता रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन को लाइव एंटिटी बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसका भी याद रखिएगा थोड़ा सा, ओके। तो देखिए कंप्लीट दोनों वो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोनों लेक्चर की PDF जो है आप लोगों को ये नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक रहेगा, वहां पे भी मिल जाएगा फेसबुक पे, या फिर आप लोगों को ये टेलीग्राम का भी लिंक नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम में भी आप लोगों को ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। और देखिए चीजें समझ में आई हैं तो सही है, नहीं समझ में आई है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से कभी आर्टिकल डिस्कस करूंगा उसमें इन चीजों को इंक्लूड कर लूंगा। और इसके अलावा अगर चीजें आप लोगों को अच्छी लगी हैं, समझ में आई है, तो दूसरों को पढ़ाइए। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, दूसरों तक शेयर कीजिए चीजें जो आप सीखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।